तो इंडिया टुडे कार्वी का ये सर्वे अगर एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जादू फिसलते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक दूसरा सवाल यहां से नया खड़ा होता है। राजनीतिक सत्ता के सामने या राजनीतिक पार्टियों के सामने जो मुद्दा, देश के सामने जो मुद्दा उफन के आता है, क्या जनता के उससे सरोकार है या कुछ और सोचती है? मसलन पूछा गया सबसे बड़ा मुद्दा कौन है, 10 मुद्दे दिए गए जनता के हाथ में, उसमें से जरा एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आता है? महंगाई जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जो है ही नहीं इस दौर में। महंगाई 34% लोगों की राय है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार उसके बाद करप्शन 34% यह भी कह रहे हैं। एक लिहाज से समझे तो 68% लोग इस देश के महंगाई और भ्रष्टाचार में हैं। उसके बाद खेल शुरू होता है, हम इकोनॉमी सुधार रहे हैं नहीं सुधार रहे हैं 7%। जिस टेररिज्म को लेकर पठानकोट के बाद पूरे देश में हंगामा मचा 7% लोग। महिला सुरक्षा 6%। सरकार स्थिर रहनी चाहिए, इसका जिक्र लगातार हो रहा है, वो सिर्फ 3% लोगों की राय है। गवर्नेंस 3% लोगों की राय है। सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए सिर्फ 3%। सांप्रदायिक तनाव सिर्फ 1%। यानी पेट से जुड़े हुए सवालों से मौजूदा वक्त की राजनीति अगर भाग रही है, तो जनता के भीतर महंगाई और भ्रष्टाचार उसी पेट से जुड़े हुए सवाल है। श्रीकांत जी, अगर ध्यान दीजिए तो ये 2 इशू लगता है कि पटाक्षेप हो गए, ये गायब हो गए। क्या आपको इससे इनकार? और जनता के भीतर यही सवाल अब भी है, महंगाई भ्रष्टाचार। देखिए प्रसून जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि हमारी सरकार ने आते ही महंगाई पर काबू करने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। जहां महंगाई की जो दर है वो 2 अंकों में होती थी, उसको हमने बिल्कुल निचले स्तर पर लाने का प्रयास किया है। एक चीज इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि दाल की कीमतों के दाम निश्चित रूप से बढ़े हैं, लेकिन वो एक समस्या है और उसके समाधान के लिए भी हम प्रयास हैं। मैं उसके लिए किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा कि दाल के किसान को उस तरीके से ठीक से उसको प्रमोट नहीं किया गया और दाल पूरी तरह से हम बाहर से विदेश से मंगाने पर पूरी तरह से निर्भर रहे। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा किसी को। हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो दाल की कीमतें बढ़ी हैं इस बार, इस पर भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया और आगे से हम प्रयास करेंगे कि दाल की कीमतें ना बढ़े। नंबर 2, भ्रष्टाचार चरम पर था और ऊपर से भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को भी हमारी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। जहां कांग्रेस ने कोल ब्लॉकों में भ्रष्टाचार किया, 2G में भ्रष्टाचार किया और LPG का जो कनेक्शन है उनमें भ्रष्टाचार किया, मनरेगा में भ्रष्टाचार किया, तो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस भ्रष्टाचार को भी ऊपर से नीचे तक समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब तक सिर्फ बयानबाजी होती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जाता है तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे जो है बीच में ही समाप्त हो जाते हैं, कहा उन्होंने। लेकिन उसको समाप्त करने का प्रण हमारी सरकार ने लिया है और उसमें हम कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से जड़ समेत समाप्त करने में हम बहुत जल्दी सफल होंगे। जी, गवर्नेंस की बात आप कर रहे हैं, गवर्नेंस निश्चित रूप से नहीं, हम वहां अभी नहीं जा रहे। हम ये 2 इशू चूंकि 68% श्रीकांत जी हो गया है, महंगाई और भ्रष्टाचार चूंकि, और आप कह रहे हैं आप प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास भी अगर जनता के भीतर सवाल खड़ा कर रहा है, तो इस पर कांग्रेस की क्या राय है? अब ये भ्रष्टाचार व्यापम के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो हमने देखा कि विदेश में रहने वाले एक व्यक्ति ने किस तरह के आरोप कैबिनेट मंत्री, इस देश के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों पे लगाया, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के सामने इस सरकार में आए हैं। और मैं समझ सकता हूं श्रीकांत शर्मा जी इन चीज़ों पर कि कितने लोगों की मौतें हो गई जब से CBI इंक्वायरी सेटअप हुई मध्य प्रदेश में। एक भी आकस्मिक मौत किसी की नहीं इसका हुई। मतलब हम दूसरी चीज बोल रहे हैं, बड़ी न्यूनतम जरूरतों से जनता के सवाल जुड़े हुए हैं। जब वो पहले नंबर पर अगर महंगाई ले आती है, तो इसका मतलब है कि कहीं दाल रोटी का मसला है, जनता के जहन में एक सवाल है। देखिए, दाल की आप श्रीकांत शर्मा जी ने अपनी बचाव दाल में कर दिया कि आम आदमी अब दाल खाने लायक नहीं रह गया और मध्यम वर्ग का आदमी भी दाल नहीं खाता है। इस देश का जब हम सत्ता में थे तो 70% क्रूड का दाम 70% ज्यादा था। इन्होंने सारा पैसा जो पेट्रोल और डीजल का आम आदमी को मिलना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने ना आम आदमी को दिया, सिर्फ सरकारी खातों में डल के उसका खर्चा किया। तो किस महंगाई की खत्म होने की बात करते हैं? भट्टाचार्य जी, हम 1 मिनट, CPI जिन इश्यूज, खासतौर से बंगाल में जो मुद्दे रहे हैं, बड़ी न्यूनतम जरूरतों से भी जुड़े रहे हैं वहां के चुनाव में, करप्शन और महंगाई, ये दोनों जनता के जहन में भट्टाचार्य जी बहुत ज्यादा हैं।
आपको लगता है कहीं ये दो इशू, या आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके लिए महत्वपूर्ण है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, और जनता कह रही है महंगाई और भ्रष्टाचार, अंतर है सरोकार के? नहीं नहीं, महंगाई या भ्रष्टाचार तो है ही, ये तो फंडामेंटल मुद्दे हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार अभी प्रिंसिपल मुद्दे हो गए, क्योंकि ये चीट फंड वाले इससे जो सरकार में है, हाजी ममता जी का जो गठबंधन है चीट फंड वाले से, हर आदमी इसका खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार बंगाल में इस चुनाव में एक बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं, और महंगाई भी ज्यादा। कम्युनलिज्म का जिक्र जब आप करते हैं भट्टाचार्य जी, तो उसका मतलब यह है ना कि आप नजर वोट बैंक को लेकर है, इश्यूज पे नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। बंगाल में आप अगर देखेंगे, सबसे बेसी जो मुद्दा हमने उठाया जनता का पास, यह है महंगाई और करप्शन। इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं, करप्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं ये सेकुलरिज्म एंड द फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ। इन तीन चीजों हम ले जा रहे हैं आम आदमी के पास, लेकिन जो मूल मुद्दे है वो है भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा से भ्रष्टाचार। यहाँ पर एक मंत्री जेल में थे, बंगाल में कभी नहीं ऐसे हुआ था, तो ये मुद्दे है। ओके संजय, एक चीज जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बात पे मैं एक जोड़ना चाह रहा था, जो आप कह रहे हैं, जो जनता के जो सवालों का जो सरोकार है, जो पार्टियां जैसे उठा रही हैं, यही कारण है मुझे लगता है कि अगर लेफ्ट का वोट का गिरावट देखें आप वेस्ट बंगाल में 2006 में 50%, 11 में घट के 40 और लोकसभा में 29%। अगर ये सरोकार नहीं रहेगा। नहीं संजय, हम इसी पर आ रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक पावर माना जाता है दलित, लगभग माना जाता है 80-90% वोट देने जाते हैं मुस्लिम। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती थी कि उनकी स्थिति भी दलितों से भी बदतर है, आर्थिक तौर पर विपन्न है, वो लगभग 100% वोट देते हैं। ओबीसी और इधर आइएगा तो माने यादव वोट बैंक बहुत मजबूत है, यानी मिडिल क्लास का वोट बैंक पावरफुल नहीं है। लेकिन जिस तबके को महंगाई पर असर हो रहा है, वह जो वोट डालने पहुंचेगा, अगर इस देश में सांप्रदायिक तनाव, सुरक्षा व्यवस्था, स्थिर सरकार, महिला सुरक्षा, ये सब मैटर जनता के लिए अगर नहीं कर रहे हैं और नून रोटी से वाकई चीजें जुड़ गई हैं, तो इसका मतलब है सरोकार नहीं है या राजनीतिक समझ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक समझ का अभाव है, क्योंकि जब कभी आश्चर्य की बात है, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा के चुनाव जब आप अपना एमपी चुनते हैं तो वो देश की बड़ी पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन उस चुनाव में भी जाएं और लोगों से पूछें किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो यही सारे मुद्दे जो आपके सर्वेक्षण में आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो न्यूनतम जरूरतों के मुद्दे हैं। हम इसमें एक चीज और जोड़ दें, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार हुआ, पाकिस्तान को लेकर भी चूंकि चुनाव के समय काफी भाषण हुए, दिए गए, इस दौर में रिश्ते अच्छे बनाने। सवाल पठानकोट से आया, पठानकोट की घटना चूंकि इस बीच में हुई, मोदी सरकार पठानकोट हमले से कैसे निपटी, यह बड़ा सीधा सवाल पूछा गया। उसमें देखिए क्या राय निकल के आई। 39% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 23% ने कहा अच्छा, 17% ने कहा खराब, 21% ने बोला कह नहीं सकते। अच्छा और बहुत अच्छा, यानी पठानकोट हमले को लेकर एक राय बनी कि सरकार जिस दिशा में गई वो कॉम्पिटिटिवली अच्छा था। इसके बाद एक दूसरा सवाल जुड़ा कि पठानकोट हमले के बावजूद क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा निकल कर आता है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाहौर अचानक चले जाना प्रधानमंत्री का, बातचीत होनी चाहिए 39% कह रहे हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए ये 46% कह रहे हैं। और सरकार अभी भी ये क्लियर नहीं कर पाई है कि विदेश सचिव इस दौर में बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, वो लगातार चीजें टलती जा रही हैं। श्रीकांत जी, क्या राय है? पठानकोट को लेकर सहमति अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर रुख से सहमति नहीं है अच्छी। मैं अगर मुझे मौका दें 30 सेकंड का, तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो मुझ पर सवाल दागे थे जवाब दे दूं, अगर दे दिया जाए तो। हमारे ऊपर इन्होंने करप्शन के आरोप लगाए और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल हैं। व्यापम की बात की, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जनाब यहां तो 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी 50,000 के मुचलके पर जमानत पर चल रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। तो थोड़ा आत्मचिंतन करो, और इसको हमने जहां करप्शन को लेकर समाप्त करने का ही बीड़ा उठाया है, वहीं आप करप्शन को भी पॉलिटिसाइज करते हैं। नंबर 2, अब मैं मूल विषय पर आता हूं। पठानकोट पर जिस तरह से हमला हुआ, हमारा पहले दिन से मानना है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम
पूरा सार्क जो है वो तरक्की करे। तो तरक्की तभी कर पाएगा जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमने जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से हमें निराशा मिली और हमारे साथ विश्वासघात हुआ। पठानकोट पर हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे देश में आक्रोश है और आपकी जमीन का उपयोग हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आपको करनी होगी। जी। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इस बात को माना कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा भारत को थी उस तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ऐसा मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो नहीं, ये तो ठीक है, पूरा देश हमारे श्रीकांत जी जो ज्यादा है, है, लेकिन निश्चित रूप फैसला से आना हमारा चाहिए ना। आप सरकार में है, सत्ता में है, निर्णय नहीं आ रहा है, क्या करना है पाकिस्तान का? मुझे लगता है प्रसून जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, धैर्य रखिए, जो भी होगा वो देश के हित में होगा। हमारी अपेक्षा है कि पाकिस्तान कठोर कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ करे, क्योंकि जो दोनों देशों के जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है, वो आतंकवादियों के खिलाफ वहां की सेना और वहां का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो एकजुट होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और दुनिया में जो पाकिस्तान की छवि बनी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, उसामा बिन लादेन वहां पाए जाते हैं और जिस तरह से हाफिज सईद है वहां, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि इस मौके का वो लाभ उठाता है या फिर दबाव में पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन करता है, ये उसको तय करना है। लेकिन हम जहां हमारा स्टैंड है वो निश्चित रूप से भारत की एकता, अखंडता, लोगों की सुरक्षा के हित में होगा। आरपीएल सिंह, आप क्या कहना? मैं इस पे जरूर बात करूंगा आतंकवाद पर, और श्रीकांत शर्मा जी से एक सवाल भी पूछूंगा। जहां तक इन्होंने नेशनल हेराल्ड की बात की, हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेके राजीव जी तक, सोनिया जी तक, राहुल गांधी तक, मुझे लगता है भारतीय जनता को भय बैठे रहता है कि किसी तरह इन पर कोई ठोस कोई आरोप लगा दो, इनको चोर साबित कर दो। इतिहास कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, बोफोर्स के साथ भी इन्होंने ऐसा खेल किया था, मुंह तोड़ जवाब मिला था। पर मैं कहना चाहता हूं, जहां तक पठानकोट की बात है, 26/11 इस देश में हुआ था, वो दिन और वो जो घटना इस देश में हमेशा लोगों के दिमाग में रहेगी। पर जब 26/11 के घटना के बाद कांग्रेस ने दबाव पाकिस्तान में बनाया और लखवी जेल गया था, और वो जेल तब तक था जब तक हमारी सरकार थी। यही यूएन से हमने जमात को बैन करवाया था, दिसंबर में 1 महीने के अंदर जमात को बैन करवाया था यूएन से, और हफीज सईद पर बाउंटी $10 मिलियन का अमेरिका ने एज टेररिस्ट होने पे किया था। पठानकोट को कई दिन हो गए, आज लखवी भी बाहर घूमता है, हफीज सईद भी बाहर घूमता है। हेडली के बयान के बाद स्पष्ट रूप से यह होता है कि पाकिस्तान में एक्टर और नॉन एक्टर दोनों काम कर रहे थे। कौन सी कार्रवाई की और कहां गया वो 26 इंच का छाती जो भाषण इलेक्शन में करते थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो हमारा एक सर काटेंगे, हम 10 सिपाही लाएंगे। कहां गया? हमने सर्वे में निकाला कि अगर दोनों सरकारों की तुलना शुरू कर दी जाए तो क्या हाथ में आता है। ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। वाकई उस दौर और इस दौर में अंतर क्या आया, किस रूप में आया, किस मुद्दे पर आया? तो सर्वे के हिसाब से चुनाव हो जाए तो क्या होगा, मुद्दे हो जाए तो क्या होगा, लेकिन जनता के भीतर मनमोहन सिंह सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के दौर की सरकार की स्थिति अगर कहा जाए, किस रूप में जनता के जहन में परसेप्शन है? पहला सवाल, क्या अच्छे दिन आ गए? बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे दिन को लेकर नहीं कहने वाले 31%, कोई बदलाव नहीं 22%, दोनों को जोड़िएगा तो 53% और अच्छे दिन आ गए कहने वाले 40%। यानी कहीं ना कहीं एक स्थिति डामाडोल है। मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा है? बड़ा साफ सवाल था। यूपीए सरकार से खराब 15% लोग कहते हैं, यूपीए सरकार से खराब। यूपीए सरकार के समान 27%, जोड़िएगा 42%, लेकिन यूपीए सरकार से बेहतर 47% लोगों की राय है कि हाँ उस सरकार से बेहतर है। 5% का अंतर हुआ है जो पहले बहुत ज्यादा था। मोदी सरकार आने के बाद आपके आर्थिक हालात में कितना बदलाव? 14% लोग कहते हैं बदतर हालत हो गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ। 37% यानी 51% यहां पर लोग आर्थिक हालात में स्थिति को अनुकूल नहीं मान रहे हैं। 43% कहते हैं जी बेहतर हुआ है। उसके बाद अगला सवाल था, मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाई? यह बड़ा महत्वपूर्ण था। करप्शन चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा था, करप्शन और महंगाई, अब ये दो सवाल भी बड़े महत्वपूर्ण है। रोक पाई? नहीं कहने वाले 28% और यूपीए सरकार जैसा ही है करप्शन कहने वाले 31%, यानी मिला दीजिए तो 59%, और रोक पाई कहने वाले 32%। ग्राफ नीचे है और ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जनता के सरोकार करप्शन और दूसरा महंगाई। तो अगला सवाल, मोदी सरकार महंगाई पर काबू कर पाई?
अब ये भी सरोकार जनता की जेब, जनता की रसोई, पेट से जुड़े हुए नहीं कहने वाले 38% लोग सबसे ज्यादा नहीं, और यूपीए जैसे हालात हैं 20%, जोड़िएगा तो 58% और काबू कर पाइए कहने वाले 34%। बड़ी लंबी बहस ब्लैक मनी को लेकर पार्लियामेंट के भीतर भी, और पहले दिन ही एसआईटी बैठाने को लेकर, उसमें बड़ा सीधा चुनावी जुमला, काला धन लाने में सफल रही नहीं, यह चुनावी जुमला था कहने वाले खुले तौर पर कह रहे हैं 29% लोग। थोड़ी कोशिश पर नाकाम साबित 53%। जिस कोशिश का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है काला धन वापस आएगा, और हां के पक्ष में 33%। ये एक स्थिति अगर बन रही है श्रीकांत जी, तो आपको लगता नहीं है कि जो मुख्य इश्यूज थे, जो आप लोग चल रहे थे 2014 में, राइट सेंट्रल, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का छौंक था, दक्षिणपंथी राजनीति की सोच थी, और एक व्यवस्था में परिवर्तन की सोच थी, वो कहीं इश्यूज को लेकर आपको दोबारा उसी सरकार के समकक्ष खड़ा कर रही है जिस दौर में जनता का भरोसा राजनेताओं तक से डिगने लगा था। क्या ये खतरा नहीं है श्रीकांत जी? प्रसून जी, लोग सर्वे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जी, लेकिन मैं आपके सर्वे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता जी। मैं आपके सर्वे से बहुत कुछ सीख रहा हूं और हम सीखेंगे भी। एक अच्छी बात आपके सर्वे में यह है कि 40% लोगों ने माना है कि अच्छे दिन आ गए, यानी कि अभी हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, 20 महीने में हम देश के 40% लोग ये महसूस। सुन लीजिए ना, एक मिनट में अपनी बात जी जी, आपका मेरे सामने आंकड़े हैं, सबके सामने आंकड़े हैं, लेकिन शुरुआत देखिए ना आप, इस देश का जो किसान है, जो बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़ा, जिसकी उपेक्षा होती रही, जिसका सिर्फ नाम लेकर वोट मांगते रहे, आज हमने उसको भी किस तरह से एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, और उसके धीरे धीरे आपको परिणाम सामने आएंगे। नौजवान को रोजगार के लिए किस तरीके से हमने प्रयास किए हैं, दो तरफा प्रयास किए हैं। मेक इन इंडिया के तहत निवेश भी बाहर से ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बाहर से ला रहे हैं, जिससे उसको नौकरी भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ मुद्रा बैंक के माध्यम से वो स्वरोजगार भी शुरू कर सके, तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। फिर 24 घंटे बिजली इस देश को मिले, उसकी भी हमारी योजना है, और 18 तक हम पूरे भारत को 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। और जो सड़कों का निर्माण है पूरे देश भर में, उसकी गति कितनी बड़ी है। कांग्रेस के समय पे 3.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का हिसाब था, लेकिन आज हम 18 किलोमीटर से ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रहे हैं। तो हमारा जो ओवरऑल सेटिस्फाई हैं अपने काम से श्रीकांत जी? आप सेटिस्फाई हैं अपने कामों से? निश्चित रूप से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि जब हम आपके सामने 2019 में रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे, तो हमने जो जो कमिटमेंट किया है उन सब कमिटमेंट पर हम खरे उतरेंगे। लेकिन एक बात मैं अपने कांग्रेस के मित्र को जरूर कहूंगा, इन्होंने आतंकवाद पर बात की थी कि भाई 26/11 जब होता है तब आपके ही मित्र उस पाकिस्तान को दोषी नहीं मानते हैं, आपके मित्र आरएसएस को दोषी मानते हैं। नहीं, और आप गलतफहमी है। व्यक्ति मान सकता है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं माना, गृह मंत्री कभी भी नहीं कांग्रेस पार्टी ने मांगा है शर्मा जी, बिल्कुल नहीं मांगा। और कार्रवाई जो हमने की उस पर अगर हम बता देते शर्मा जी, देखिए इतना इम्पेशेंस मत कीजिए, सच्चाई चुभती है। नहीं आपने कहा, लेकिन हमें लग रहा है हम एक मिनट जी, ये जो इश्यूज है, अगर श्रीकांत जी कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाई हैं इन कामों से, तो क्या आपको लगता है उनका सेटिस्फाई होना और सर्वे की रिपोर्ट आपको अपने अनुकूल लग रही है क्या? देखिए, सर्वे की रिपोर्ट जो हम इलेक्शन में भी कहे, उस समय देश ने हमारी बात नहीं मानी, हम मानते हैं, और देश ने जनता के भीतर सवाल है, यहां पर जी संतुष्टि है, इसलिए पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है क्योंकि उनके मुद्दा ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। जो हमने देखा देश में पिछले 48 घंटे में क्या हो रहा है कि इनके जो विचारधारा है, इनको विचारधारा से ज्यादा मतलब है। लोगों ने, इन्होंने देश को अच्छे दिन दिए। 53% लोग आपके कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं हुए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि और भ्रष्टाचार बढ़ी है। सामने एक इशू है, 2 साल ही अभी पूरे नहीं हुए, क्या अल्टरनेटिव सोच आप लोग में जागृत हुई है? हमने बिल्कुल किया है। हमने देखिए किसानों की बात कह रहे हैं पहले जैसे हालात हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। हम बिल्कुल सुधार करने की बात करते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। जैसे श्रीकांत शर्मा जी ने कहा, किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया। 77,000 करोड़ किसानों का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। संजय जी, किसानों को एमएसपी हम एक मिनट, ये आखिरी सवाल संजय जी पूछना चाहेंगे, क्या इस स्थिति में हम कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, क्या विधानसभा पर इसका असर वाकई पड़ता है?
अगर चुनाव जो होंगे 3 महीने बाद, 3 महीने में नहीं, 2 ही महीने बचे हैं, बिल्कुल असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, माहौल जिस तरह का बनता है उसका असर पड़ता है चुनाव पे। इन आंकड़ों पे जिस पे हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि सरकार का कामकाज के बारे में कोई बहुत नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। सर्वे बिल्कुल साफ नहीं। दिखाता है, लोग हाँ। कह रहे हैं कामकाज हुआ, लेकिन मुझे लगता है शायद सरकार ने जो उम्मीद जगाई थी और जो वो बड़ी काम थी। हुआ उसमें गैप बढ़ गया है। लोगों को उम्मीद ज्यादा थी सरकार से ओके। और काम उस हम आपको ये बता दें कि proportion दरअसल में ये नहीं हुआ। सर्वे का दूसरा हिस्सा कल ठीक 9 बजे इसी वक्त हम दिखाएंगे आपको, और उसमें बड़ा सवाल यही है, कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है भारतीय राजनीति में। लेकिन वो कल दिखलाएंगे और उससे जुड़े तमाम सवाल रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे हम यहीं पर आज का खत्म कर देते हैं। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को